गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड मैं जस्ट आपको स्टार्ट में बता देती हूँ कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ये प्लान बनाया जा रहा है कि भाई इसी साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमें अब्रॉड जाना है। ठीक है, और वो भी हम स्टडी बेस पे जाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्लियर करना है एक आइल्स एग्ज़ाम विच इज़ कंपलसरी एज यू नो। सो मैंने क्या डिसाइड किया है कि डेली बेसिस पर, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे उसको भी टाइम देना है और मुझे अपनी आर्ट्स को भी टाइम देना है। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि डेली का मैं कम से कम 1 या 2 घंटे जो है वो मैं अपने आर्ट्स को दूँगी, और उसमें मैं जो भी सीखूँगी उसकी मैं वीडियो बनाऊँगी। अब देखो, जो भी एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है ना, उसको वो बहुत हाई लेवल वाली बातें समझ में नहीं आ सकती। ठीक है ना? तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे मैं अगर एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँ, और मैं बहुत मुझे पता है कि मैं एडवांस लेवल तक नहीं जा सकूँगी, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि हर वो बंदा जो ब्रिटिश एक्सेंट से कह लो या फिर इंग्लिश से बहुत ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब वो क्यों होने वाला है? क्योंकि मुझे भी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह से मैं प्लानिंग करूँगी और जिस तरह से मैंने कुछ प्लान्स बना रखे हैं कि हाँ, मुझे ऐसे-ऐसे करना है, मुझे पता है। उससे मैं बहुत अच्छे बैंड्स ले सकती हूँ। और जब भी मेरा टेस्ट होगा आइल्स का, उसका मैं रिज़ल्ट भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट आप लोग भी समझ सको कि अगर मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। ओके, सो इतना आई थिंक इंट्रो काफ़ी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, माय नेम इज़ ऐश। सो जस्ट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने कल से यानी 8th ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट किया था, ठीक है, फ्रॉम संडे। तो मैंने कुछ प्लान्स बनाए और कुछ मैंने पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कल से कि मैंने मीनिंग 8th ऑफ जनवरी से मैंने क्या कुछ 8th ऑफ जनवरी को मैंने किया, सही है? तो मैंने पूरे वीक के लिए जो मैंने ये रख लिया है कि मुझे पूरे वीक के अंदर लर्न विद सामनाश, ये एक चैनल का नाम है। मेबी अगर आप लोग इंग्लिश से फ़ैमिलियर हो और आप लोग इंग्लिश टाइप वीडियोज़ देखते हो, तो आप लोगों को इस चैनल का नाम ज़रूर पता होगा, लर्न विद सैम एंड ऐश। इनका ऑलमोस्ट 10 आवर्स का आइल्स का कोर्स है। मैं उसको फ़ॉलो करते हुए अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ लगाते हुए अपनी पूरी पूरी तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? अब ये तो मेरा हो गया पूरा का पूरा वीक का कि एक मुझे क्या करना है, लर्न विद सैम ऐश वीडियोज़ और प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी मुझे उस वीक में कंप्लीट करनी है। एंड सेकंडली, वॉच 2 मूवीज़ ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट, जो जिस पे कम से कम भी मेरे 4 आवर्स जो हैं वो स्पेंड होने ही चाहिए, ठीक है? ये है मेरा इस वीक का प्लान। एंड फर्दर इज़ हुँ, अच्छा, मैंने कल की वीडियो देखी थी और मैंने फर्स्ट 24 मिनट की वीडियो देखी, और उसमें मुझे क्या-क्या समझ में आया। तो उसके लिए बेसिक उन्होंने आइल्स का स्टैंड फॉर बताया, दैट द बेसिक स्टैंड फॉर ऑफ आइल्स इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट system. Okay, then the second point was that academic training. Okay, we are going to do our IELTS exam for academic, not for general. Okay, there are two types of IELTS exam, one is academic and the other one is general. So we are going to give IELTS exam on for academic training. Okay, and this IELTS exam is basically of Cambridge University, which is in UK. So which means that we have to learn British accent. Okay, so IDB and British Council, I think these are not very important point to discuss for IELTS, but I have noticed it because there are two types of IELTS exam. One is IDB and the other one is British. And according to them, according to Sam and Ash, basically Sam is a teacher of our IELTS. So according to him, there is no difference between IDP and the British. So if is there any myth in your mind that IDP is difficult or British is more difficult, so I think we have to remove that myths.
So just to know that there are two types of IELTS exam, one is IDP and the other one is British. So move to further point. So this is basically, yeah, bands. So he was talking about the bands and modules or overall. Basically, what the mean of module here is that let's suppose you are going to a particular university, and which is required that you have to gain uh, 8 bands in listening, reading and writing, and you have to gain 8.5 bands in speaking. So if you got 8 bands in speaking, you will not be, which means that you are not past the exams, okay, because you will not fulfill the requirements of that particular university or the company. So that is basically means module or overall, okay. सो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपली मतलब यही है कि कुछ कंपनीज ने ओवरऑल कर रखा होता है कि, या यूनिवर्सिटीज़ ने, कि आपको टोटल इतने बैंड्स ही लेने हैं और आप वो ले लेते हो, यानी कि एवरेज अगर आप निकालते हो आपके अपने बैंड्स की तो वो आपकी निकल रही है उतनी, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उसके लिए एप्लीकेबल हो गए। लेकिन अगर किसी यूनिवर्सिटी या कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग तीनों में इतने पर्टिकुलर, वो कोई भी रख सकते हैं नंबर, कि आपको इतने बैंड्स लेने हैं और स्पीकिंग में एज वेल, तो आपको उतने बैंड्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ये सिंपली बताया गया था कि बैंड्स आर CEFR विच मीन्स कॉमन यूरोपियन, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क एज अ रेफरल फॉर लैंग्वेज, ओके। सो बेसिकली CFR का मतलब ये है कि इसमें लेवल्स होते हैं और बैंड्स होते हैं। इन्हीं बैंड्स को बाद में आप कह लो कि लेवल्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक 1 to 9 बैंड्स होते हैं, और अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो वो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 होता है। ये सिर्फ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो अगर कल को आप बहुत किसी के पास जाते हो बताने के लिए कि भाई आपने आईएलटीएस एग्ज़ाम क्लियर किया है और आपको क्या कुछ पता है इसके बारे में, तो ये थोड़ा-सा समझ लो अगले पे रोब डालने वाली बात हो गई है कि आपको ये सारी बातें भी पता है, तो अगले को इम्प्रेस करने वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट सिंपली बस यही था कि लिसनिंग और रीडिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, और यही बताया गया था कि लिसनिंग और रीडिंग में मतलब यही, मतलब सब में ही 40-40 ही होते हैं, राइटिंग भी और मतलब 40 मार्क्स का ही होता है। अब होता क्या है कि अगर आप रीडिंग में आपका 1 पॉइंट आपके एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको मिलता है, लेकिन रीडिंग में, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 40/40 इन रीडिंग मीन्स 9 एंड 39 आउट ऑफ 40 मीन्स 8.5। ये रीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप रीडिंग में 40 आउट ऑफ 40 लेते हो विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गेट 9 बैंड्स, लेकिन अगर आपका एक भी पॉइंट वहाँ पे कट रहा है विच मीन्स दैट you will be cut your point 0.5 here in reading, not in listening. In listening, what will happen if you got 40/40, which means that 9 bands, and if you got 39 even out of 40, that means you are going to get 9 bands in listening, okay. So this is the basic difference in listening and reading. So move to the next. अच्छा, यहाँ पे क्या था, सिंपल यहाँ पे राइटिंग और स्पीकिंग के क्राइटेरियाज बताए गए थे, लेकिन ये साथ-साथ चलेगा। अभी एक ही बताया गया था कि राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या ज़रूरी होता है, व्हिच इज़ योर वोकैब्युलरी और लेक्सिकल रिसोर्सेज आप कह लो, और स्पीकिंग का है कि आपको फ्लुएंसी, मतलब मेन जो चीज़ देखी जाती है वो फ्लुएंसी ही देखी जाती है कि अगर आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए नहीं हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो स्पीकिंग में आपकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। और राइटिंग में क्या होता है, वोकैब्युलरी और लेक्सिकल रिसोर्स होते हैं, लेकिन ये एक एक क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरियाज में से एक है जिसमें से अभी यही डिस्कस किया गया है, बिकॉज अभी हम लोग सबसे पहले, क्योंकि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड देन स्पीकिंग आता है, तो अभी हम लोग सबसे पहले लिसनिंग के बारे में देखेंगे, जो कि आप अपकमिंग वीडियोज़ में भी देखोगे। उसके बाद ये बताया गया था कि एकेडमिक और जनरल के एग्ज़ाम्स का क्या सीन होता है, तो उसमें यही होता है कि 48 टाइम्स जो है वो एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं पर ईयर, विच मीन्स दैट कि 4 टाइम्स पर मंथ। और जो जनरल होते हैं
उनका सिंपली होता है कि वो 12 टाइम्स ही होते हैं अ ईयर, मीन्स के 1 टाइम पर मंथ होता है। तो एकेडमिक वालों को ये फ़ायदा होता है कि आप 4 टाइम्स दे सकते हो, या आपके पास 4 चांसेस होते हैं 1 मंथ में कि आप कभी भी उन 4 टाइम मतलब 4 डेट्स में से कोई एक फिक्स कर लो कि आपको कब वो देना है। देन सिंपली ये मॉड्यूल आ जाता है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए आपको 2 आवर्स एंड 45 मिनट मिलते हैं टोटल। ये सेम डे पर होता है। ये हम आई थिंक बेसिक पता होगा आप लोगों को कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग ये तीनों के लिए हमें 2 आवर्स एंड 45 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना? ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स एंड 45 मिनट मिलते हैं और ये सेम डे पर होता है, ठीक है? और जो स्पीकिंग होता है वो या तो 5 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम्स, बिफोर द अदर एग्ज़ाम्स, और 5 डेज़ आफ्टर द एग्ज़ाम्स हो सकता है, ठीक है? लाइक अगर आपका ये वाला एग्ज़ाम है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का 15th ऑफ फ़ेब को, ठीक है? तो हो सकता है कि स्पीकिंग का आपका 10th ऑफ फ़ेब को हो जाए, ठीक है? ये भी हो सकता है कि 20th ऑफ फ़ेब को हो, तो कुछ भी ऐसे हो सकता है 5 डेज़ बिफोर आफ्टर द एग्ज़ाम्स इट इज़ पॉसिबल, ओके? सो अच्छा जी, आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। और डेली मैं एक वीडियो डालूँगी क्योंकि मैं डेली ही कम से कम अपना जो टाइम है वो देने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, लाइक 1 घंटा कभी 2 घंटे, क्योंकि मुझे अपनी जॉब को भी साथ लेकर चलना है। तो जितना भी हो सकेगा मैं सीख रही हूँ, और फिर आपको भी मैं साथ-साथ सिखाती जाऊँगी। आप लोग इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें, और जो भी आइल्स देना चाह रहा है और उसको पता है कि भई वो ज़ीरो लेवल पे है, जस्ट लाइक मी, ठीक है? तो आई थिंक अगर हम लोग साथ चलेंगे, एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर यू एंड एज़ वेल एज़ फॉर मी टू। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो इफ you like it, otherwise no need to like it. And if you want to say something or ask something, just comment me, okay?